नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कल उत्तराखंड में सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जब योगी आदित्यनाथ उसमें हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे तो वहां से वो सीधे दिल्ली चले गए और दिल्ली में भी इसको आखिरी रूप में मंथन हुआ है कि अगली सरकार की रूपरेखा क्या हो, अगली सरकार में किस तरह का चेहरे हों, किस तरह के लोग हों और क्या संदेश दिया जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो इस बार सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की दोबारा, और इस सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने की, क्योंकि 2022 में जो नतीजे आए हैं और जिस तरह के नतीजे आए हैं, जिस संघर्ष के बाद आए हैं, वो नतीजे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष कम नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसको हल्के में लेती भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो आप देखेंगे कि शपथ ग्रहण सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं है, बल्कि यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। और वो संदेश क्या होगा उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो को अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि इस शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना नहीं है, मंत्रियों का शपथ नहीं है, बल्कि इस स्थान से, इस जगह से, इकाना स्टेडियम से, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम से उत्तर प्रदेश के लिए क्या संदेश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है और देश के लिए क्या संदेश है। क्योंकि 2024 का चुनाव, जब देश का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में उस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका तैयार करेगी, वो संदेश भी इस जगह से मिलने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहने वाली है। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े कार्यक्रम में, इस तरह के शपथ ग्रहण समारोह में आरएसएस के चीफ हिस्सा ले सकते हैं। कल होने वाले कार्यक्रम में करीब करीब 2000 प्रसारकों को, जो आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं और जिन्होंने लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई है कि जमीन पर किस तरह की चर्चा चल रही है, जमीन पर किस तरह का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें किस तरह की अपनी छवि को सामने रखना चाहिए, किस तरह के रणनीति को अपनाना चाहिए। तो ये सारे जो उन्होंने माहौल तैयार किया है, ऐसे करीब करीब 2000 लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, इस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया है। तो इस बार ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता मौजूद होंगे, बल्कि केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके बड़े चेहरे इसमें दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री खुद इसमें होंगे। इसके अलावा आपने देखा जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मौके का एक फ़ायदा उठाती है, इस तरह के मौके पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। जैसा कल देखा गया उत्तराखंड में, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, उसी तरह से इस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे और एकता दिखाने की कोशिश होगी। तो अब ये चूंकि पूरा ये जो माहौल है, ये कार्यक्रम को आखिरी रूप दिया जा रहा है और आज जब दिल्ली में सब कुछ तय हो गया है लगभग कि किस तरह से मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, क्या इसमें डिप्टी सीएम होंगे नहीं होंगे, ये सवाल भी सुलझा लिया गया है निश्चित रूप से अभी तक। हालांकि ये क्षण के अभी तक नहीं आ रहा है कि कौन लोग होंगे, लेकिन इसको इस वक्त अटकल लगाने की कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि अब कुछ ही घंटों में ये सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। जब यहाँ पे आज शाम में एक बार फिर विधायकों के साथ बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री चुने जाने की औपचारिकता निभाई जाएगी। औपचारिकता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले से सब कुछ दिल्ली ने तय कर दिया है, केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया है कि किस तरह का मंत्रिमंडल का चेहरा होगा, कौन कौन लोग होंगे। ये सारी जो है पंचायत वहाँ पे हो चुकी है। अब इसको एक अंतिम रूप देना है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, लोक भवन में, जब सभी विधायक बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो जीत कर आए हैं और वो तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे, प्रस्ताव आएगा और उसका समर्थन किया जाएगा। और इसके बाद मुमकिन है कि इसी बैठक में एक धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी कि किनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उम्मीद किया जा रहा है कि 45 से 50 लगभग मंत्रियों को इस बार मौका मिलेगा। कल शपथ ग्रहण करेंगे, वो अलग अलग स्तर के होंगे, निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री होंगे, इसमें से कुछ स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे और कुछ राज्य मंत्री होंगे। लेकिन सबसे जो दिलचस्प है और सबसे जो अभी तक छुपा हुआ है कि क्या इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार में
डिप्टी सीएम होगा, और डिप्टी सीएम होगा तो कौन होगा, ये सवाल अभी तक अनसुलझा हुआ है। लेकिन इस सवाल पर भी बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा। एक नाम जो बार बार आ रहा है, अब वो नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, और उनको लेकर केंद्रीय नेतृत्व को एक तरह की देखा जाए तो आखिरी दिनों में एक बड़ी शिकायत उनको मिली कि उनको मौका नहीं मिला डिप्टी सीएम के तौर पर परफॉर्म करने का। तो माना यह जा रहा है कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं और हारने के बावजूद हो सकते हैं, क्योंकि अब ये फॉर्मूला चल रहा है कि अगर हारने के बावजूद पुष्कर धामी को उत्तराखंड में सीएम बनाया जा सकता है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ये और बात है कि वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा समय नहीं दे पाए, और इसकी वजह से माना जाता है कि जो जिस तरह का संघर्ष उनके सामने आया, जिस तरह की परिस्थितियां उनके सामने आई, और कहा जाता है कि कुछ अंदरूनी घात प्रतिघात भी हुआ है जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अब देखना यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो डिप्टी सीएम के तौर पर इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या फिर उनको किसी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये अभी सामने आ जाएगा, कुछ घंटों की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो नया मंत्रिमंडल है उसमें कुछ नए चेहरे प्रमुखता से आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ जो पिछली सरकार में पुराने चेहरे थे जिनको अहमियत मिल रही थी, जैसे सुरेश खन्ना, इनको फिर से एक अहम जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद की जा रही है। सतीश महाना जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं कानपुर के आसपास की सीटों से, तो वो एक अहम चेहरा होंगे इस सरकार में। ब्रजेश पाठक एक बार फिर शायद पिछली बार से ज़्यादा मजबूती के साथ उभर के आ सकते हैं, और माना तो ये भी जा रहा है कि वो भी एक डिप्टी सीएम के तौर पर दावेदार हैं। तो अब देखने वाली बात है कि ये सरकार का चेहरा किस रूप में सामने आता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यह है कि इस पूरे अभियान में आरएसएस की भूमिका अब प्रमुख होने जा रही है, और आरएसएस की भूमिका प्रमुख होने का मतलब यही है कि 2024 में जिस तरह का युद्ध है, जिस तरह की सियासी लड़ाई है, जिस तरह की चुनावी लड़ाई है, उसमें आरएसएस की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में एक धारणा ये बनी थी कि कार्यकर्ता जमीन पर बहुत ही सुस्त है, क्योंकि उनको सरकार में से नहीं मिला, सरकार में उनकी अहमियत नहीं मिली। तो अब इस बार ये कोशिश है कि किसी तरह कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरने दिया जाए, क्योंकि 2024 की चुनौती है, और 2024 में कई तरह की चुनौती है। पहले से ज़्यादा मजबूत विपक्ष है, पहले से ज़्यादा सतर्क, सावधान, सक्रिय विपक्ष है। तो अब देखना होगा कि इस बार का जो 2024 का संघर्ष है, चुनावी संघर्ष है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अपनी बिसात बिछा ली है, पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये कल जो शपथ ग्रहण समारोह है, यहाँ से यही संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी रूप में पीछे नहीं रहने वाली है। और एक नारा जो बहुत ही अहमियत के साथ आपको मंच पर दिखाई देगा, शपथ राष्ट्रवाद की, शपथ सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। तो ये जो नारा है, ये इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान शुरू करने जा रही है, और 2024 को कतई गंभीरता से ले रही है, और कतई इसको हल्के तरीके से नहीं ले रही है। ये संदेश भी कल शपथ ग्रहण समारोह से ही मिलने लगेगा। इसलिए जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है, जो इस वक्त सिर्फ विपक्ष के चेहरे के तौर पर अखिलेश यादव का चेहरा दिखाई दे रहा है, उसके लिए भी एक संदेश है कि किस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना होगा, और ये मुकाबला कितना गंभीर होगा, कितना बड़ा होगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।